Hello students, today we are going to start with chapter number 6 of your history part। बच्चों आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज वीवर, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर्स यानी जो बुनकर कपड़े वगैरह जो बनाते थे वो, आयरन स्मेल्टर्स जो लोहे को पिघलाते थे और लोहे का काम करते थे, एंड फैक्ट्री ओनर्स जो फैक्ट्री के काम करते थे, फैक्ट्री के ओनर्स। आप इस चैप्टर्स में इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में जानोगे, कैसे इंडियन टेक्सटाइल्स ख़त्म हुआ था और कैसे कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई थी, आयरन और स्टील मिल जो स्टील फैक्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बारे में आज इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, ब्रिटिश colonization forced open the large Indian market to British goods which could be sold in India without any tariff or duties compared to local Indian producers who were heavily taxed। कि जो ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन था, उन्होंने जो इंडियन मार्केट था उसके ऊपर उन्होंने अपना जो ब्रिटिश सामान था जो कि बिना टैरिफ और ड्यूटीज़ के इंडिया में बेचा जाता था, जब और जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे, जो लोकल जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता था। इन ब्रिटेन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सच एज बैन्स एंड हाई टैरिफ वर implemented to restrict Indian textile from being sold there, whereas raw cotton was imported from India without tariff to British factories which manufactured textile। लेकिन ब्रिटेन में जो क्या होता था, वहाँ की जो प्रोटेक्शनरिस्ट जो पॉलिसीज़ थी, वहाँ की जो नीतियाँ थी, उनमें क्या था, जो इंडियन जो टेक्सटाइल वाली जो चीज़ें होती थी उस पर क्या उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर टैक्स लगा दिया जाता, टैरिफ लगा दिया जाता था, बैंड लगा दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पर ना बेच पाए। और जबकि जो रॉ कॉटन यानी जो कच्चा जो कपास कॉटन होती थी वो इंडिया से ही मंगवाई जाती थी और ब्रिटिश लोग उसके ऊपर कोई भी टैरिफ या कोई ब्रिटिश फैक्ट्रीज में उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता था। और फिर फैक्ट्रीज में ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज होती थी उनमें टेक्सटाइल उससे तैयार किया जाता था। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज गेव देम अ मोनोपोली ओवर इंडियाज लार्ज मार्केट एंड रॉ मटेरियल सच एज कॉटन। ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसने इंडिया का जो बहुत बड़ा मार्केट था उसमें एक मोनोपोली दे दी थी कि जो कच्चा माल है जैसे कॉटन है उसके ऊपर तो टैरिफ नहीं लगाया जाता ब्रिटिश फैक्ट्रीज में, और जो हमारा इंडियन माल होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। इंडिया सर्व्ड एज बोथ अ सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ रॉ गुड्स टू ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स एंड अ लार्ज कैप्टिव मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड। हमारा जो इंडिया था ये एक तरीके से देखा जाए तो दोनों तरफ से एक तरीके से तो वो कच्चे माल का बहुत बड़ा सप्लायर बन गया था ब्रिटिश के लिए, और जो ब्रिटिश जो माल बनाया जाता उसके लिए जो तैयार जो माल होता था उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया को बना दिया गया था। अब आता है इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडिया वॉज फेमस फॉर द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया जो था अपनी अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस था। इट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये जो था वो कॉटन की टेक्सटाइल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स एंड लेटर सोल्ड देम इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स फॉर अ ह्यूज प्रॉफिट। जो यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी वो इंडिया में आई, इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको खरीदने के लिए, और बाद में उसी माल को उन्होंने यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट पर बेचा। दिस ट्रेड वॉज क्वाइट प्रॉफिटेबल, सो मुगल एम्परर्स एनकरेज द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और ये जो व्यापार था, जब ब्रिटिश जो थे हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए थे तब मुगलों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा रहा था ये, तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को और इनकरेज किया यहाँ पर आने के लिए। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। फिर जब ये जो ब्रिटिश जो थे वो यहाँ आने लगे, ब्रिटिश ट्रेडर्स, तो हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया लेड टू द डिक्लीन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश जो व्यवसाय जो इंडिया में आया था उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म होने लगी थी। द ब्रिटिश जनरली वॉर क्लोथ्स मेड अप ऑफ आइदर वूल और लेदर इवन इन समर। कि जो ब्रिटिश लोग होते थे जनरली वो या तो ऊन के या फिर जो लेदर के कपड़े होते थे वो समर में पहनते थे। व्हेन इंडियन कॉटन क्लॉथ्स वर इंट्रोड्यूस टू देम। जब इंडियन कॉटन क्लॉथ्स का उनको पता चला, दे फाउंड दीज टू बी कंफर्टेबल टू वियर इन समर, तो उनको उस गर्मियों में ये कॉटन के कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगा। इट गेंड पॉपुलरिटी अमंग कॉमन पीपल, और इससे वे कॉमन लोगों में बहुत ही
पॉपुलर हो गया था कॉटन क्लॉथ, डिमांड फॉर इंडियन फैब्रिक्स इंक्रीज्ड एंड दीज पोज्ड अ थ्रेट टू द ट्रेडिशनल वुलन इंडस्ट्री। ये जो इंडियन फैब्रिक की जो डिमांड बढ़ी थी, इसकी वजह से वुलन इंडस्ट्री के लिए एक खतरा हो गया था। ड्यू टू दिस एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1700 अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ एनी सच फैब्रिक फ्रॉम इंडिया, पर्शिया एंड चाइना। और इसकी वजह से एक एक्ट पास हुआ 1700 में, जिसमें कि क्या था कि इंडिया, पर्शिया और चाइना से कुछ भी मंगवाया नहीं जाएगा। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, चीप मशीन मेड क्लॉथ फ्लूडेड इंडिया। और जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई तो जो सस्ता, जो मशीन से बना हुआ जो कपड़ा था, उसकी भारत में बाढ़ आ गई। पीपल वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स चीप क्लोथ्स एंड दे स्टॉप्ड बाइंग इंडियन क्लोथ्स। लोग जो थे इन सस्ते कपड़ों की तरफ आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इंडियन कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया। दिस डिस्ट्रॉयड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। चिन्स जो है वो हिंदी वर्ड चींट का से ही निकला है। अब आता है आपका कॉटन में। Cotton's rise to global importance came about as a result of the cultural transformation of Europe and Britain's trading empire. कॉटन का जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस हुआ था, वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था यूरोप और ब्रिटेन ट्रेडिंग एम्पायर का, उसकी वजह से आया था। कैल्को एंड चिन्स टाइप्स ऑफ कॉटन फैब्रिक्स became popular in Europe, and by 1664 the East India Company was importing a quarter of a million pieces into Britain। कि कैलिको और चिन्स ये कॉटन फैब्रिक के टाइप थे जो यूरोप में बहुत ही फेमस हो गए थे। और 1664 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कई मिलियन पीसेस का एक क्वार्टर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगवाना शुरू कर दिया था। बाय द 18th century द मिडिल class had become more concerned with cleanliness and fashion, and there was a demand for easily washable and colorful fabric। फिर 18th सेंचुरी तक आते आते जो मिडिल क्लास लोग थे वो अपनी सफाई के प्रति बहुत ही कंसर्न हो गए थे, फैशन के प्रति भी, और इसलिए उन्होंने जो इजीली वॉश हो सके और कलरफुल कपड़े हो, उसके प्रति उसकी मांग उनमें बढ़ने लगी थी। वूल कंटिन्यूड टू डोमिनेटेड द यूरोपियन मार्केट्स, बट कॉटन प्रिंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिटेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 1690s। वूल जो था उसने अपना प्रभुत्व जमा रखा था यूरोपियन मार्केट पर, लेकिन जो कॉटन की जो प्रिंट्स थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में लेकर आई थी। द कॉटन इंडस्ट्री ग्रू अंडर द ब्रिटिश कमर्शियल एम्पायर। जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश कमर्शियल एम्पायर के अंदर में ही बढ़ी थी। ब्रिटिश कॉटन प्रोडक्ट्स वर